नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो बरसों से हम सबको सुनाई जा रही है। जब भी देश का गोल्ड इंपोर्ट बिल यानी सोना आयात करने का खर्च बढ़ता है तो उसका पूरा ठिकरा आम आदमी और मिडिल क्लास की शादियों पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम उन आंकड़ों के अंदर गहराई से जाएंगे जो साबित करते हैं कि पर्दे के पीछे की असली कहानी दरअसल कुछ और ही है। सोचिए, $58 बिलियन। जी हां, लगभग $58 बिलियन। ये हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अनुमानित सोने का इंपोर्ट बिल है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये एक बहुत बड़ी रकम है जो हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रही है। आपको बता दें कि हर साल करीब 700 से 800 टन सोना देश में आता है, और जब भी ये भारी भरकम आंकड़ा सामने आता है तो इसे जस्टिफाई करने के लिए अक्सर एक ही रटी रटाई कहानी पेश की जाती है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और कई सरकारी एजेंसियां इसका कारण क्या बताती हैं? उनका मानना है कि भारत में सोने की कुल डिमांड का 80% हिस्सा उन परिवारों से आता है जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है। यानी सारा का सारा दोष लोअर और मिडिल क्लास पर शिफ्ट कर दिया जाता है कि बस इन्हीं की वजह से देश का गोल्ड इंपोर्ट बिल आसमान छू रहा है। तो चलिए द अफोर्डेबिलिटी पैराडॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा गणित बिल्कुल मेल नहीं खाता। अब जरा इस कैलकुलेशन पे गौर कीजिए। एक तरफ एक आम परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए है। इसका सीधा सा मतलब हुआ महीने का लगभग 41,000 रुपए। और दूसरी तरफ आज की तारीख में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,55,000 रुपए के आसपास है। अब मैथमेटिकली ये लगभग असंभव लगता है कि कोई वर्किंग क्लास परिवार जिसे अपना पूरा घर भी चलाना है वो अपने साल भर की कमाई का 1/3 हिस्सा सिर्फ 10 ग्राम के एक सिक्के पर लगा देगा। तो फिर ये 80% डिमांड वाली बात सच कैसे हो सकती है? तो आखिर ये मुमकिन कैसे होता है? इसका जवाब है एग्रीगेशन इफेक्ट या छोटी छोटी माइक्रो सेविंग्स। असल में आम परिवार एक साथ 10 ग्राम सोना नहीं खरीदते। वो ज्वेलर के पास हर महीने 1-2 हज़ार रुपये जमा करते हैं। 11 महीने बाद उन्हें कुछ बोनस मिलता है और तब जाकर वो 1 या 2 ग्राम सोना खरीद पाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि करोड़ों परिवारों की ये छोटी छोटी बचत मिलकर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जरूर क्रिएट करती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में इन 1-2 ग्राम की छोटी छोटी ग्रामीण और शहरी बचतों से $58 बिलियन जैसा विशाल इंपोर्ट बिल एक्सप्लेन किया जा सकता है? या फिर इन ऑफिशियल आंकड़ों के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो कभी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में दर्ज ही नहीं होती? और यही एंट्री होती है द शैडो इकोनॉमी की। चलिए इस छिपी हुई सच्चाई की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सतह के नीचे असल में क्या चल रहा है। 24,000 से 35,000 टन अनुमान है कि ये वो बेहिसाब सोना है जो भारत के घरों और मंदिरों में प्राइवेट तौर पे रखा गया है। इसकी वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी लाखों करोड़ रुपए में है। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसका कोई टैक्स रिकॉर्ड, कोई रसीद या डॉक्यूमेंट नहीं है। और जाहिर है ये किसी आम आदमी की छोटी बचत का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तस्वीर के दूसरे पहलू पर आते हैं। 300 टन। एक तरफ आम आदमी 1-1 ग्राम सोना जोड़ रहा है और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि हर साल करीब 300 टन सोना इल्लीगली देश में स्मगल किया जाता है। ये ग्रे मार्केट का सोना उन छोटे परिवारों के लिए नहीं आ रहा है। ये उनके लिए आता है जो भारी मात्रा में अपनी अघोषित संपत्ति या ब्लैक मनी को सीधे सोने में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अनौपचारिक रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती हैं कि मार्केट के कुछ हिस्सों में 70 से 80% तक की डिमांड इसी स्मगल्ड या ग्रे मार्केट से पूरी होती है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश की कुल गोल्ड डिमांड का 10 से 30% हिस्सा सीधे तौर पर ब्लैक मनी को सफेद करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक इतना बड़ा प्रतिशत है जो आम आदमी के डेटा के पीछे बड़ी आसानी से छिप जाता है। चलिए अब सिस्टमैटिक और लीगल लूपहोल्स की बात करते हैं। आखिर वो कौन से नियम हैं जो इस विशाल जमाखोरी को एक कानूनी ढाल देते हैं? इसे समझने के लिए 1994 के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के एक नियम को ही ले लीजिए। इस रूल के मुताबिक किसी भी जांच के दौरान एक विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और एक पुरुष के पास 100 ग्राम तक का सोना बिना किसी इनकम प्रूफ या रसीद के लीगल माना जाता है। अगर हम आज की कीमतों के हिसाब से सोचें तो एक 4 लोगों का परिवार कानूनी तौर पर लगभग 1 करोड़ रुपए तक का सोना बिना किसी पेपर के अपने पास रख सकता है।
दरअसल ये लूप होल ब्लैक मनी और अघोषित संपत्ति को छिपाने का एक सेफ लीगल रास्ता बन चुका है। तो फिर इस मार्केट के रियल ड्राइवर्स हैं कौन? चलिए टॉप लेवल से आने वाले कुछ सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे नैरेटिव को बदल कर रख देते हैं। बिजनेस टुडे में छपे ग्लोबल सीईओ के इस दिलचस्प बयान को देखिए। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि भारत का मिडिल क्लास ईटीएफ जैसे पेपर गोल्ड पर दांव लगा रहा है, जबकि असल में जो एलीट या अमीर वर्ग है वो दबाकर फिजिकल गोल्ड यानी असली सोना जमा कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा सबूत है कि भारी मात्रा में सोने की जमाखोरी दरअसल एक एलीट फिनोमिनन है। और सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी ये मुद्दा उठता रहा है। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता ने एक सार्वजनिक बयान में आरोप लगाया था कि राजनीतिक नेता लिक्विड ब्लैक मनी को सॉलिड गोल्ड में बदल रहे हैं, जिसे उन्होंने गोल्डिफिकेशन का नाम दिया। हम यहां किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि सोने के इस बाजार में ब्लैक मनी के इस्तेमाल की बातें अब पब्लिक डोमेन में भी खुलकर हो रही हैं, जो 80% वाले ऑफिशियल नैरेटिव को सीधी चुनौती देती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑफिशियल कहानी और असलियत में जमीन आसमान का अंतर है। हमें बताया जाता है कि ये सब आम आदमी और उनकी लीगल माइक्रो सेविंग्स की वजह से है, लेकिन हिडन रियलिटी ये बताती है कि मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा एलीट क्लास, शैडो इकोनॉमी, स्मगलिंग और कानूनी खामियों द्वारा चलाया जा रहा है। दरअसल वर्किंग क्लास को इन मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों में सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पूरी की पूरी शैडो इकोनॉमी और ग्रे मार्केट को ही छुपा देता है, तो ये $58 बिलियन का इंपोर्ट बिल असल में किसकी भूख मिटा रहा है? ये डेटा किसके फायदे के लिए इकट्ठा किया जाता है और ये किसे बचा रहा है? अगली बार जब सोने के इंपोर्ट के आंकड़े सामने आएं, तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।